क्या आपको पता है, एक कंट्रोल वॉमिटिंग आपकी पुरानी से पुरानी बीमारी को जड़ से खत्म कर सकता है। सिर्फ उल्टी नहीं, ये है शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे पावरफुल आयुर्वेदिक मेथड, वमन थेरेपी। वमन विधि या वमन कर्म। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसकी निरुक्ति, परिभाषा, वमन के योग्य रोग और रोगी, वमन के अयोग्य रोग और रोगी, वमन विधि। वमन विधि में क्या, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में संभार संग्रह, आतुर परीक्षण, आतुर परिचर्या आदि। और प्रधान कर्म में हम वमन कर्म देखते हैं, वमन विधि देखते हैं और वेग का निर्णय करते हैं और उपद्रव देखते हैं। पश्चात कर्म में हम धूमपान करते हैं और संसर्जन क्रम देखते हैं। आतुर परीक्षण इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वमन की निरुक्ति क्या है, बम धातु में ल्यूट प्रत्यय लगाने से वमन शब्द की निरुक्ति होती है। परिभाषा इसकी, तत्र दोष हरण ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अर्थात दोषों को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकालना। वमन के योग्य रोग और रोगी कौन कौन से हैं, जैसे पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, राजक्षमा, काश, श्वास, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद, प्रमेह, मंदाग्नि, विरुद्ध भोजन, अजीर्ण, विसूचिका, अल्सक, विषबाधा, दिग्धविद्ध, अधो रक्तपित्त, मुख प्रशेक, अर्श, हिरलास, अरोचक, अविपाक, अपची, अपस्मार, उन्माद, अतिसार, शोथ, पांडुरोग, मुखपाक, दूषित दूध वाली स्त्रियां, ये सब वमन के योग्य हैं। इनमें से जितने आपको याद हो पाए वो आप याद कर लीजिए। वमन के अयोग्य रोग और रोगी, उराछत, छत छीण, अति स्थूल, अतिकृश, बालक, वृद्ध, दुर्बल, श्रांत, प्यास से पीड़ित, उपवास, अध्ययन, व्यायाम, चिंतन, मैथुन में लगा हुआ व्यक्ति, भूख से पीड़ित, कार्य करने से थका हुआ, छाम, गर्भिणी, सुकुमार, संवृत कोष्ठ, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, निरंतर वमन, ऊर्ध्ववात रोग, निरुवस्ती, अनुवासन वस्ती, हृदय रोग, उदावर्त, मूत्राघात, प्लीहा रोग, गुल्म रोग, उदर रोग, स्वरभेद, तिमिर, सिराशूल, संखक, कर्णशूल, नेत्रशूल, ये सब अयोग्य हैं। वमन की विधि, इसमें पूर्व कर्म में हम संभार द्रव्यों का संग्रह या इक्विपमेंट को इकट्ठा करते हैं, जिसमें जहाँ वमन कराया जाता है वो घर होना चाहिए और उस घर में स्नानागार हो, वर्च स्थान यानी लैट्रीन हो, ऊखल मूसल हो, खलबट्टा हो और उसमें रसोई घर हो, उसमें परिचारक हो, और मांस रस के लिए मांस का संग्रह किया जाए, दूध के लिए गाय हो, ऐसी गाय जिसका दूध अभी खत्म ना हुआ हो, जलपात्र हो, चम्मच हो, उदकोष्ठ हो, घड़ा और कुंड हो, चर्म, चादर, तकिया, बिस्तरा, कुर्सी आदि हो, लेटने बैठने, स्नेहन, स्वेदन आदि के लिए सुखद साधन हो, वामक द्रव्य संग्रह चरक सूत्र में बताए हैं। जैसे मूलिनी के 3 बताए थे, षड़पुष्पी, हेमवती जिसे बचा कहते हैं और बिंबी। फलिनी के लिए हम ट्रिक याद कर सकते हैं, मदन जी धात्री के इच्छुक हैं। मदन से मदन फल, जी से जीमू तक, धा से धा मार्गव, त्रि से त्रिपुष, के से कृतवेदन, इच्छु से इच्छवाकु और का से कुटज, है से हस्तिपर्णी। बमनोपक महाकषाय, मधु, मधुक, कोविदार, कार्बुदार, नीप, विदुल, बिंबी, षड़पुष्पी, प्रत्यक पुष्प इति दशमनानि बमनोपगानि भवन्ति। और क्या क्या होना चाहिए, भोजन के लिए व्यवस्था हो, आराम करने के लिए व्यवस्था हो और पश्चात कर्म करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वहाँ। प्रधान कर्म में हम संशोधन से पहले हम स्नेहन स्वेदन करेंगे और संशोधन में पहले वमन करेंगे फिर विरेचन करेंगे। वमन कर्म है हिमैसिस में। संशोध्य पुरुष कैसा होना चाहिए, प्रसन्न चित्त वाला, सुखपूर्वक सोया हुआ, जिसका भोजन अच्छे से पच गया हो, सिर से स्नान किया हो, चंदन आदि लगाया हो, माला पहने हो, साफ वस्त्र पहने हो, देवता, अग्नि, ब्राह्मण आदि की पूजा की हो, ऐसे पुरुष को हम शुभ नक्षत्र और तिथि देखकर मदन फल की कसाय की मात्रा पिलाएं। मदन फल कैसा होना चाहिए, जो आशीर वचनों से अभिमंत्रित होना चाहिए और शहद, मुलेठी, सेंधा नमक और राव से युक्त होना चाहिए। वामक द्रव्यों का सेवन प्रातःकाल ही करना चाहिए। मदन फल कसाय की मात्रा हम कैसे निर्धारित करेंगे, संशुद्ध पुरुष के शरीर, बल, अवल आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित करते हैं।
और जितनी मात्रा में संशुद्ध पुरुष के दोषों को दूर किया जा सके उतनी ही मात्रा उसके लिए उचित होती है। वमन विधि, इसमें संशुद्ध पुरुष को औषध पिलाकर 1 मुहूर्त अर्थात 48 मिनट प्रतीक्षा करें। जब वमन के लक्षण दिखें, जैसे पसीना निकलना, रोमांच होना, कुच्ची में अद्यमान होना, जी मिचलाना, लार निकलना, इससे हम आतुर की परीक्षा कर सकते हैं। जब ये सब दिखने लगे लक्षण, फिर क्या है, घुटनों तक ऊंचा बिस्तर बिछा हुआ और पहले से तैयार रखा हुआ आसन देते हैं रोगी को, और फिर परिचारक को वमन के उचित निर्देश देते हैं कि किस टाइप से वमन कराया जाता है। वो सब कुछ परिचारक को पहले से बताया हुआ होता है। और संशुद्ध पुरुष को भी वमन के लिए उचित निर्देश दें, जैसे कि वह होंठ, तालू और कंठ को खोल कर रखे, थोड़ा आगे की ओर झुका रहे और वमन को प्रवृत्त करे। अगर वमन अपने आप से ना हो तो कमलनाल या नाखून कटी हुई अंगुली से उसे प्रवृत्त कराते हैं। वमन के पश्चात बेगों को देखकर सम्यक, अति और अयोग का निश्चय करते हैं हम लोग, और पीकदान में स्थित वमन को देखकर भी इसका निर्णय करते हैं। अस्निग्ध लक्षण, पुरुषम ग्रंथितम रूक्षम वायुर्प्रगुणो मृदु पंक्तः करत्वम रोक्षम च गात्रस्य अस्निग्ध लक्षणम। ये अस्निग्ध के लक्षण हैं। मल ग्रंथित होना, रुक्ष होना और बात का अनुलोमन ना होना, मंदाग्नि और शरीर में खरिता या रुक्षता होना। वमन के अयोग के लक्षण क्या क्या आते हैं, जैसे किसी कारण से वमन के वेगों का ना होना, अर्थात वमन का ना होना, केवल वामक औषधि निकले बाहर, या वमन के वेगों का बीच बीच में टूट जाना या रुक जाना, शरीर में स्फोट, कोट, कंडू का होना, हृदय और स्रोतस की अशुद्धि होती है और शरीर भारी हो जाता है। सुश्रुत ने एक और बताया था कि कफ का परिक्षेप होता है, और बागभट्ट ने बताया था कि अयोग में ज्वर होना। वमन के सम्यक योग में उचित समय पर वेगों की प्रवृत्ति हो जाती है और सामान्य कष्ट होना। दोष क्रम में निकलते हैं, जैसे पहले कफ निकलेगा, फिर पित्त, फिर वायु। दोषों के निकल जाने पर वेगों की स्वयं समाप्ति हो जाती है, हृदय में हल्कापन आता है और मन प्रसन्न होता है, शरीर में लघुता आती है। दोषों के प्रभाव भेद से सम्यक योग 3 प्रकार का होता है, तीक्ष्ण, मृदु और मध्यम। वमन के अतियोग के लक्षण, जैसे झाग युक्त लाल वमन निकलेगा, लाल रक्त की चंद्रिकाओं से युक्त वमन निकलेगा, रक्त भी निकल पड़ता है इसमें, और रोगी को दुर्बलता का अनुभव होता है, जिसमें दहा, गला सूखना, मुख सूखना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, चक्कर आना, वायु जनित विकारों का होना और जीभ रक्त के निकल जाने पर मृत्यु हो जाती है। जब छर्दी रोग होता है तो उसमें जितनी भी चिकित्साएं हैं वो तत्काल की जानी चाहिए। वमन के उपद्रव चरक ने 10 बताए थे, सुश्रुत ने 15 बताए थे। चरकोक्त उपद्रव 10 कौन कौन से हैं? अद्यमान, पेट फूलना, परिकर्तिका, कैंची काटने की तरह पीड़ा होना, परिस्राव, दोपसरण, अंगग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम। पश्चात कर्म में हम सम्यक वमन के बाद धूमपान कराते हैं और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद धूमपान देते हैं। धूमपान में कौन कौन से? स्नेहिक, वैरेचनिक और उपशमनीय होते हैं। इनमें से रोगी के सामर्थ्य के अनुसार जो जरूरी है वो वाला धूमपान हम देते हैं रोगी को। धूमपान से होता क्या है? धूमपान से मुख और नाक के छिद्र दोष रहित हो जाते हैं। धूमपान के पश्चात हम क्या करते हैं, जो बात व्यक्ति को सुख से बिठाते हैं और उसे संयम नियम बताते हैं, जैसे वह जोर से ना बोले, देर तक नहीं बैठे और दिन में ना सोए, अर्थात दिवा स्वप्न ना करे और अष्ट महादोष भाव से दूर रहे। संसर्जन क्रम में क्या आता है? पेयाम विलेपिम अकृतम कृतम चाप यूष रसम त्रिद्वय एकैश्च क्रमेण सेवेत विशुद्ध काय प्रधान मध्यम अवर शुद्धि शुद्धा। प्रधान शुद्धि में 12 अन्न काल लिए जाते हैं, अर्थात 7 दिन के लिए होती है। इसमें पहले दिन मॉर्निंग में वमन कराया, इवनिंग में उसे पेया देंगे, दूसरे दिन भी पेया देंगे, सुबह और शाम को भी पेया देंगे, तीसरे दिन सुबह में विलेपी और तीसरे दिन शाम को भी विलेपी, चौथे दिन सुबह विलेपी और शाम को अकृत यूज देंगे और भात देंगे प्लस। 5वें दिन सुबह अकृत यूज प्लस भात देंगे और शाम को कृत यूज प्लस भात देंगे। 6ठे दिन सुबह में अकृत मांस रस देंगे प्लस भात और शाम को
अकृत मांस रस प्लस भात। 7वें दिन सुबह में कृत मांस रस प्लस भात और शाम को नॉर्मल खाना देंगे। मध्यम शुद्धि 8 अन्न काल की होती है, जैसे 5 दिन के लिए। पहले दिन प्रातःकाल वमन कराया, शाम को उसे पेया देंगे। दूसरे दिन सुबह उसे पेया देंगे और शाम को विलेपी देंगे। तीसरे दिन सुबह विलेपी और शाम को अकृतयूष प्लस भात दे सकते हैं। और चौथे दिन सुबह कृतयूष और शाम को अकृत मांस रस। 5वें दिन सुबह कृत मांस रस और शाम को नॉर्मल खाने पे ले आते हैं उसे। अबर शुद्धि हुई है तो 4 अन्न काल का ही संसर्जन क्रम करते हैं। इसमें पहले दिन मॉर्निंग में तो वमन कराएंगे और शाम को पेया देंगे। दूसरे दिन सुबह विलेपी और शाम को कृतयूष प्लस भात और तीसरे दिन सुबह में कृतमांस रस प्लस भात और शाम को उसे नॉर्मल खाना देंगे। यहाँ पर जो वमन हुआ है उसमें कितने बेग आते हैं, कितनी मात्रा निकलती है, लास्ट में कौन सा दोष होता है और क्या क्या होता है, ये इस ग्राफ में दिया गया है। जैसे बेग हैं तो उत्तम शुद्धि हुई है तो 8 बेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 6 बेग आते हैं और हीन शुद्धि हुई है तो 4 बेग आते हैं। मात्रा कितनी निकलती है, तो 2 प्रस्थ उत्तम शुद्धि में निकलती है, 1.5 प्रस्थ मध्यम शुद्धि में और 1 प्रस्थ हीन शुद्धि में। और अंत की मतलब अंत में बेग कौन सा आता है, तो उत्तम शुद्धि में भी पित्तांत, मध्यम में भी पित्तांत और हीन में भी पित्तांत। लैंग की तीनों में सम्यक शुद्धि ही होती है।